कहलाती है, मगर संधि होती नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखना। संधि अलग चीज है। संधि में तो हम स्वर की जो मात्राएं होती है उसके टुकड़े करते हैं, लेकिन प्रत्यय में हम मात्राओं को टुकड़े नहीं करते हैं। जहाँ भी कोई मात्रा हो हमें पूरी की पूरी उसका भाग कर देते हैं। इसलिए हम समझेंगे उपसर्ग। सबसे पहले अगर हम उपसर्ग के ही टुकड़े करना चाहें, ये उप है, उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ है सृष्टि। ये एक तरह का कोई एक शब्द, इस शब्द के समीप कोई चीज कोई आ जाए और वो अर्थ को बदल दे, वो हमारा उपसर्ग होता है। अगर हम प्रत्यय के टुकड़े करना चाहें, संधि अगर करेंगे उसके प्रत्यय बनेंगे प्रति जमा अय, जो कि छोटी ई और अ जुड़कर य बनता है। यण संधि का ये विच्छेद है। तो इसके पीछे हमारा जो प्रति शब्द, एक हमारा प्रति शब्द है, मूल शब्द है, उसके पीछे कुछ जुड़ा जिसका कुछ खास अर्थ नहीं होता, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे। अब आता है, कई जगह आता है कि आप परिभाषा से देखते हैं उपसर्ग की, किसी भी मूल शब्द, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं मूल शब्द के आगे लगकर जो शब्दांश, इसके उपसर्ग को बोलते हैं शब्दांश। शब्दांश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो शब्द का एक अंश होता है, एक टुकड़ा होता है, पूरा शब्द नहीं होता है। समझ आया? और हम मूल शब्द क्यों कह रहे हैं? हमारे शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक में दो शब्द होते हैं, लेकिन हमें जब भी हम बात करेंगे उपसर्ग प्रत्यय की, उसमें केवल रूढ़ शब्द की बात करेंगे, जिसमें एक मूल शब्द होगा। और मूल शब्द की पहचान कैसे करते हैं? यदि हम मूल शब्द के टुकड़े कर दें तो वो दोनों टुकड़े निरर्थक हो जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे कि हमारा यौगिक शब्द है विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये दो टुकड़े हैं बेटा। विद्या का अर्थ शिक्षा, आलय मैंने घर, एक स्थान, एक शाला, तो दोनों का अर्थ निकलता है। लेकिन यहाँ पर हम टुकड़े करें विद्या का, अगर एक विद्या शब्द है इसके टुकड़े कर दें, विद्या जमा आ, ये दो टुकड़े बने, विद्या प्लस आ। अब इस आ का अर्थ नहीं निकलेगा। दो टुकड़े हो जाने पर हमारे जो शब्द है मूल शब्द, इसके अंदर तो प्रत्यय जुड़ गया है, लेकिन एक मूल शब्द है, इसके अंदर विद्य जमा या आ जाए या कैसा आए, तो मूल शब्द के टुकड़े करें। जैसे हमारा मूल शब्द है जग, अब जग मूल शब्द के हम टुकड़े करें तो ज और ग आया, तो क्या ये सार्थक शब्द बना? तो मूल शब्द को पहचानने का एक ही तरीका है, एक तो उसका स्वर जो एक ही शब्द होता है, दो शब्द जुड़े नहीं होते, उससे एक ही बारी में निकल जाते हैं, दूसरा टुकड़े करने पर वो उनके अर्थ निरर्थक हो जाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में हमारे पास एक ऐसा मूल शब्द होना चाहिए जो रूढ़ होना चाहिए, उसके आगे या उसके पीछे कुछ लगकर। अब हम आगे और पीछे कह रहे हैं, आगे का अर्थ यहाँ पर क्या है? पहले। तो कई लोग कई परिभाषा करते हैं कि मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, या फिर वो शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर अर्थ बदलते हैं। ये परिभाषा गलत होगी। रीजन, हम आगे शब्द नहीं लिख सकते। जैसे आपको हम प्रश्न लिखवाते हैं कि यही परिभाषा लिखवाएं, लगूं और रुक जाऊं, फिर हम कहें क्या कहेंगे, बेटा आगे लिखो। आगे का क्या मतलब होता है? इसके बाद लिखना, ऐसे ही होगा कि नहीं? लेकिन हम यहाँ पर क्या, इस आगे का क्या मतलब है? शब्द से पहले। तो मूल शब्द से यहाँ शब्द आएगा पहले लगकर, पहले या फिर पूर्व में। समझ आया? जैसे स्वतंत्रता शब्द है, इसमें हमारा मूल शब्द है तंत्र, इसमें बिंदी भी लगा देते हैं। मूल शब्द आया तंत्र, इससे पहले क्या लगा हुआ है? स्व। तो मूल शब्द से पहले ऐसे आएगा। अगर आगे बोलते हैं तो आगे का मतलब है शब्द के बाद। तो जब भी आगे लिखोगे तो वो प्रत्यय कहलाएगा, ना कि वो
उपसर्ग कहलाएगा। इसलिए आप परिभाषा में आगे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उपसर्ग के लिए, प्रत्यय के लिए कर सकते हैं। हम यहाँ कंफ्यूज होते, इस कंफ्यूजन को दूर करें। अब इस स्वतंत्रता में हमारा उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है। तंत्र के बाद क्या बचता है? ता। अब मूल शब्द से पहले कुछ लग गया और अर्थ परिवर्तन कर दिया तो क्या बना? वो उपसर्ग। और मूल शब्द के बाद कुछ लगा शब्दांश, वो शब्दांश बनकर क्या बना? अर्थ परिवर्तित कर दिया, वो बनेगा प्रत्यय। समझ आ गया आपको? उपसर्ग और प्रत्यय। अब हमारे आते हैं कृत और तदित, तदती। देखेंगे जहां पर भी कृत प्रत्यय हो और तदती प्रत्यय में अंतर कैसे करेंगे, ये हमारे प्रत्यय के भेद है मुख्य। जहां भी कुछ भी क्रिया शब्द दिखाई दे, क्रिया शब्द के बाद कुछ शब्दांश जुड़ा हो, शब्दांश, वो सारे के सारे कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और अगर ये क्रिया का शब्द ना हो, कोई संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है और आपका विशेषण हो सकता है। क्योंकि हमारे जो मुख्य जो वाक्य बनता है उसमें यही आता है कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म तथा क्रिया। तो जो क्रिया से बनने वाला इसके अंदर धातु हो, धातु के बाद आपका कुछ प्रत्यय लगा हो, उसी को तो क्रिया कहते हैं ना, उसी को तो क्रिया कहते होंगे हम। जैसे चलना हम लगाएं, चलना शब्द। अब चलना में प्रत्यय निकालें तो मुख्य जो मूल शब्द वो क्या कहलाता है? इसमें मूल शब्द कौन सा है? चल। मूल शब्द चल है ना इसके अंदर। चल के बाद हमारा क्या प्रत्यय लगा हुआ है? ना। अब चल क्या हमारी धातु है। चल शब्द से हम क्रिया बना सकते हैं, ना, ता, आ लगाकर। हमें देखें तो साफ दिखता है क्रिया क्या होती है? काम का करना या फिर होया पाना जाना, हुआ पाया जाना। चलने का मतलब एक काम है। तो अगर ये काम दिखता है किसी भी प्रत्यय लगने पर तो वो कौन सा निकलेगा? कृत प्रत्यय। लड़ाई, लड़ शब्द है मुख्य है। अब लड़ हमारा जो है, लड़ने से क्या हमारा कोई क्रिया बन सकती है? लड़ना एक काम है ना हमारा, लड़ना, लड़ता। तो ये भी एक हमारी क्या है? धातु है, इससे क्रिया ही बनेगी। तो ये भी हमारा क्या बनेगा? प्रत्यय, कृत प्रत्यय कहलाएंगे। इसके अंदर क्या जुड़ा प्रत्यय हमारा? आई। तो ये हमारे कौन से भाग में आ सकते? प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से तो कृत प्रत्यय है और कौन से तद्धित प्रत्यय है। समझ आया? अब है मोटापा। इसे मूल शब्द क्या निकला? मोटा। मोटा निकाल दिया। लेकिन हम जब भी इसकी संधि विच्छेद करते हैं इस आ के टुकड़े करते हैं, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय में आ का आ हम सेम वैसे का वैसा इधर भी लगाते हैं। ये आपा हमारा क्या निकल गया? इसका प्रत्यय निकल गया। अब मोटा के साथ हमारी क्या क्रिया बन सकती है? मोटाना, मोटाता, मोटा रहा, कुछ काम है इस शब्द में। मोटापा क्या है? एक मोटा एक विशेषण है। समझ रहे हो? तो ये कोई क्रिया नहीं बन रही, तो ये हमारा कौन सा भाग आ जाएगा? तदित प्रत्यय का। मुख्य बात इतनी है, इसके टुकड़े कितने मर्जी कर लो आगे, डिटेल इतनी है। जैसे मैंने लिखा पुत्र, जैसे हम पुत्र लिख रहे हैं, क्या इस पुत्र के साथ आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा सकते हैं? इससे पहले लगाया मैंने सु, तो क्या ये सु जुड़कर अर्थ परिवर्तित करता है? पुत्र मैंने क्या हुआ? बेटा। सु का अच्छा, अच्छा बेटा बन गया। अगर मैं इसके बाद ई लगा दूं तो हमारा मूल शब्द क्या है? पुत्र। तो मूल शब्द से पहले लगने वाला क्या कहलाएगा? उपसर्ग। और मूल शब्द के आगे या फिर बाद में लगने वाला क्या कहलाएगा? प्रत्यय। अब जो भी प्रत्यय स्त्री जाति को बोध कराएगा वो सारे प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाएंगे। अब आगे डिटेल कितनी मर्जी कर लो। अब हमारी पुत्री बना शब्द, पुत्र प्लस ई बना ना, पुत्री। तो ये पुत्र क्या एक क्रिया बन रही है मूल शब्द में?
मूल शब्द में देखेंगे, पुत्रना, पुत्रता, कोई काम है ये नहीं है ना, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में है, तो ये हमारा क्या बना, पुत्र, ये तदति प्रत्यय बन गया इसका, नहीं तो हमारा क्या बनेगा, कृत प्रत्यय। जो भी क्रिया संबंधित आएंगे वो हमारे हिन हिनाना है, हिन 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 हिनाना, ये भी एक क्रिया बनती है। तो क्रिया से जो शब्द क्रिया धातु बनकर निकलेंगे वो सारे के सारे कृत प्रत्यय में आएंगे, अन्यथा वो तद्धित प्रत्यय में चले जाएंगे। इतना सही टॉपिक है, आप डिटेल अगर पढ़ोगे इसके लेसन के हिसाब से आपको समझ में आएगा। क्लियर, सबको क्लियर है? ओके, राधे राधे।